साथियों, हमारा भारत कभी लूट नहीं सकता, हमारे भारत के कभी टुकड़े नहीं हो सकते, हमारा भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता, या हमारे भारत में कोई विदेशी शासक या विधर्मी शासक कभी शासन नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जबकि ये सारी घटनाएं भारत के साथ घटित हुई है। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं भारत के साथ घटित हुई है, पर इन घटनाओं का जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जब जब ये घटनाएं भारत के साथ घटित हुई है तब तब भारत का कोई न कोई गद्दार, कोई न कोई आस्तीन में छुपा हुआ सांप इन विदेशियों के साथ, इन विधर्मियों के साथ, इन विदेशी आक्रांताओं के साथ मिला हुआ था। तब जाके भारत हारा, तब जाके भारत गुलाम बना, तब जाके भारत टूटा। इससे सिद्ध होता है कि भारत सिर्फ भारत से ही हार सकता है, बाकी किसी मुल्क या किसी ताकत में इतनी क्षमता नहीं कि वो भारत को हरा सके। और आज भी ये आस्तीन में छुपे हुए सांप, ये देश के गद्दार अपने मिशन पर लगातार लगे हुए हैं। आज भी जब भारत के शौर्य की बात आती है, भारत के पराक्रम की बात आती है, भारत के ख्याति की, भारत के उन्नति या विकास की बात आती है, या भारत की विश्व को राह दिखाने की बात आती है, भारत की विश्व में डंका बजने की बात आती है, तब ये आस्तीन के सांप अपने बिलों से बिल बिलाकर बाहर निकलते हैं और इतना जहर फैलाते हैं, इतना जहर फैलाते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं, हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका भारत यानी हमारा भारत, आपका असहाय भारत, आपका असक्षम भारत, आपका पंगु भारत, आपका लाचार भारत, आपका दीनहीन भारत ऐसा कुछ करने में सक्षम ही नहीं है। आपका भारत ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन लोगों को, इन आस्तीन में छुपे हुए सांपों को देश धीरे धीरे पहचान रहा है। आप भी पहचानिए और आप अपने ऊपर गर्व करिए कि आपका जन्म भारत में हुआ है, आपका जन्म ऐसी सभ्यता और संस्कृति में हुआ है जो लाखों वर्ष पुरानी है। विश्व की तमाम सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ हैं, पर आप उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। विश्व की तमाम सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग 3000 साल वर्ष पुराना ही है, पर आपकी सभ्यता और हमारी सभ्यता और संस्कृति का इतिहास लगभग लाखों वर्ष पुराना है। जब विश्व की तमाम सभ्यता और संस्कृति गुफाओं में रह रही थी और बोलने तक का ज्ञान नहीं था, तब हमारी सभ्यता और संस्कृति में साहित्य रचा जा चुका था, हमारे पास भाषा भी थी, हमारे पास लिपि भी थी। अतः गर्व करिए, इन आस्तीन के सांपों की बातों में मत आइए। अगर मैं ताजा प्रकरण की बात करूं तो इन्होंने चीन के मामले को लेकर, इन्होंने पतंजलि और बाबा रामदेव के मामले को लेकर भी हमें इस तरह से एहसास दिलाने की कोशिश की, हमें इस तरह से भ्रम में लेने की कोशिश की कि हमारा भारत ये कुछ भी नहीं कर सकता, हमारा भारत सक्षम ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर सके। आज मैं चीन की बात नहीं करूंगा, वो किसी और दिन हम बात करेंगे, पर आज हम पतंजलि वाले प्रकरण का सिलसिलेवार ढंग से विवेचन करेंगे कि जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। साथियों, पिछले 2 महीने से जब से कोरोना भारत में पैर पसार रहा है, तब से बाबा रामदेव किसी न किसी खबरिया चैनल पर, राष्ट्रीय खबरिया चैनल पर लगातार आ रहे, प्रतिदिन आ रहे। उनके कार्यक्रम में वो ये बता रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए कौन से योगासन करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। वो ये भी बता रहे हैं कि कौन सी जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए, कौन से फलों का सेवन करना चाहिए और हमारा डाइट प्लान क्या हो जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग हो। इसके साथ वो एक बात और भी बता रहे थे, वो ये बता रहे थे कि कोरोना की दवाई बनाने के लिए पतंजलि भी संघर्षरत है, पतंजलि भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन तब तक हमारे ओवर इंटेलेक्चुअल लोगों के, हमारे आस्तीन में छुपे हुए सांपों के पेट में कोई बल नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि आयुर्वेद कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। एक दिन वह दिन भी आता है जब बाबा रामदेव कोरोना की दवाई को लेकर देश के सामने उपस्थित होते हैं। उनकी बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे लोग होते हैं जो इस दवाई को बनाने में उनके सहयोगी थे। उसमें चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग होते हैं, चिकित्सा शोध से जुड़े हुए लोग होते हैं, अन्वेषणकर्ता होते हैं, और जहां पर
ये दवाई टेस्टिंग की वो लोग भी होते हैं, उनके हेड भी होते हैं, और बाकायदा डेटा के साथ वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देश के सामने पूरा ब्यौरा रखते हैं कि उन्होंने ये दवाई किस तरह से बनाई। यहाँ तक ठीक था। फिर दोपहर आते आते आस्तीन में छुपे हुए सांप बिल बिलाकर बाहर निकलते हैं और भारत के सामने हम लोगों को इस तरह से ये एहसास दिलाते हैं कि बाबा रामदेव ने एक परमाणु बम बना लिया है जिसका प्रयोग वो देश के खिलाफ करने वाले हैं। मुझे हैरानी तब हुई कि शाम आते आते भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़ा विपक्षी दल, उसके एक मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री भी बिना सोचे समझे इस युद्ध में कूद पड़ते हैं अपने सारे हथियारों के साथ, और वो ये कहते हैं कि बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। और उनसे पूछा जाता है कि केस का आधार क्या होगा, तो वो कहते हैं कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ वो केस दर्ज कराएंगे, जबकि वो विज्ञापन न आपने देखा था न मैंने देखा अब तक। मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक आप टीवी के सामने बैठिए, हम सब आपके साथ हैं, और आप उन सारे विज्ञापन में को देखिए जो दिन भर आते हैं, उन सारे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ केस दर्ज करवाइए। पूरा देश आपके साथ है। सिर्फ ऐसी बात मत करिए अपने मंद बुद्धि सर्वोच्च नेता की तरह, आप भी ये मंद बुद्धि की बातें करके मत निकलिए। आप केस दर्ज करवाइए, पर सबके खिलाफ केस दर्ज करवाइए। आप किस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहे हैं? उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने, जो योग कहीं कोने में पड़ा था, जिस पर धूल जम चुकी थी, जिस पर जाले पड़ चुके थे, उसको उसने वहां से साफ करके हमारे घरों तक पहुंचाया और लगातार पहुंचा रहा है। उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस दर्ज करवाएंगे? उस बाबा के खिलाफ, उस स्वामी रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे जिसने आयुर्वेद को, जो ग्रंथों में सिर्फ सीमित था, जो किताबों में सीमित था, उसे वहां से निकालकर उन्होंने हमारे घरों तक पहुंचाया, हमें उपलब्ध करवाया, उसके खिलाफ आप केस दर्ज करवाएंगे? वो जड़ी बूटियां जिसका उन्होंने हमें परिचय करवाया, इससे पहले, आज से 20 साल पहले जब हम जड़ी बूटियों के आयुर्वेद की किताबें पढ़ते थे, तो उन जड़ी बूटियों के नाम पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि ये जड़ी बूटियां क्या वास्तव में होती हैं। पर बाबा रामदेव ने उन जड़ी बूटियों को न हमारे घरों तक पहुंचाया, बल्कि उनका परिचय भी कराया, वो कैसी होती है, कैसे उगती है, वो तक बताया। उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस दर्ज करवाएंगे? ये दवाई किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं बनाई है। बीजेपी के खिलाफ आप आक्रामक रहिए, यह आपका परम ध्येय भी बनता है, पर यह दवाई बनाने वाला कोई बीजेपी का नेता नहीं था, बल्कि इस भारत का लाल था, इस भारत की स्वदेशी कंपनी थी। आप उसको हतोत्साहित करने में लग गए। हाँ बिल्कुल, इस पर बहस होनी चाहिए थी, पर कौन करता ये बहस? ये बहस करते चिकित्सा कर्मी, आयुर्वेद शास्त्री, कि वास्तव में ये प्रमाणित है या नहीं, ये प्रतिपादित है या नहीं, इसे सर्टिफाई किया जाना चाहिए या नहीं, इसे आयुष मंत्रालय इस चीज को देखता। अगर यहाँ पे भी नहीं होता तब तो इसे राजनीतिक बहस बनाने का मुद्दा बनता, लेकिन उससे पहले ही आप उस कंपनी को हतोत्साहित करने में लग गए। अब आप सोचिए कि जो आयुर्वेद की जो दवाई बाबा रामदेव ने बनाई है, भले ही वो हो सकता है कोरोना के खिलाफ उतनी कारगर नहीं हो, पर इम्यूनिटी बूस्टिंग तो करेगी ही। आप जब कोरोना में हजारों दवाइयों को टेस्ट कर चुके हैं, आपने कोरोना के लिए स्वाइन फ्लू की दवाई दी, कैंसर की दवाई दी, आपने HIV की दवाई दी, जितनी भी दवाई बन चुकी थी उन सारी दवाइयों को आपने कोरोना के रोगियों पर टेस्ट कर चुके हैं, तब आप आयुर्वेद को टेस्ट करने में आपका क्या जाता है? अब आप सोचिए कि इस प्रकरण को उन्होंने किस तरह से बड़ा किया और विश्व पटल पर भारत की किस तरह से किरकिरी बनाई। इन ओवर इंटेलेक्चुअल लोगों का, इन आस्तीन के सांप, छुपे हुए सांपों को अब आगे क्या करना चाहिए वो आपको सोचना है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।